हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कम। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों, लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी कर को फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा और वो क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिसने 13 टी20 मैच जीते हैं। दोस्तों, यह कारनामा जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज चल रही है उसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया और रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की कि वो क्रिकेट के इतिहास के लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। दोस्तों, बात आई है क्रिकेट की, यानी इंडियन क्रिकेट की। तो दोस्तों, बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी है जय शाह और हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और वो 12 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर बने थे जब महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। दोस्तों, श्रीलंका में हो क्या रहा है? तो श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है, जिसके कारण वहां के जो नाराज प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और प्रदर्शनकारी जो थे वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दोस्तों, अभी हालात ये हैं कि वहां के जो प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, उनका अभी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, या देश छोड़ चुके हैं या देश में ही हैं, कहाँ हैं इसका कोई किसी को पता नहीं है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो श्रीलंका है उसकी जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है वो इस स्तर पर क्यों पहुंच गई। इसके पीछे के कुछ कारण है। तो पहला कारण है दोस्तों कोविड-19। दोस्तों, श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा आती है उसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है टूरिज्म। लेकिन कोविड-19 के वजह से ये पूरी व्यवस्था जो थी वो ठप हो गई, यानी टूरिज्म खत्म हो गया। तो इसके कारण वहाँ की जो 25% आबादी है वो इफेक्टेड हो गई और उसको काम धंधा मिलना बंद हो गया। तो विदेशी मुद्रा जो थी वो भी आना बंद हो गया, तो जिससे श्रीलंका में विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। कोविड पैंडेमिक के दौरान सरकार ने टैक्स में कटौती की, इससे 1/3 राजस्व भी खत्म हो गया। कोविड पैंडेमिक के समय सरकार ने यह निर्णय लिया कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके कारण सरकार को राजस्व मिलना ही खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, टैक्स आना बंद हो गया सरकार के पास, तो उसके पास जो धनराशि होती है वो भी कम होती गई। दोस्तों, टैक्स कटौती की वजह से घाटे की जो भरपाई थी वो नोट छाप कर की गई। तो दोस्तों, जब नोट छापे जाएंगे तो महंगाई और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से श्रीलंका की जो रुपया था उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी कम हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्रीलंका में बर्बादी हुई है। और इसका एक और कारण है दोस्तों श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की, वो है चाइना के द्वारा लिया गया ऋण। यानी चाइना से जो ऋण लिया था श्रीलंका ने वो भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए घाटे का सौदा रहा है। दोस्तों, बात आई है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्रीलंका को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? सीलोन कहा जाता था, यानी इसका प्राचीन नाम सीलोन है। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। श्री जयवर्धना कोट्टे जो है वो प्रशासकीय राजधानी है और व्यापारिक राजधानी जो है वो कोलंबो है। देश की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं सिंहली, जो कि राष्ट्रभाषा है वहां की, और तमिल दूसरे नंबर पर आने वाली भाषा है। 1972 तक इसका नाम सीलोन हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदल करके लंका कर दिया गया।
फिर 1978 में इसके आगे श्री लगा दिया गया तो हो गया श्रीलंका। दोस्तों दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है कौन? श्रीलंका। और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका है। तो भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वो मात्र 31 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है मिशन कौशलकर्मी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो मिशन कौशलकर्मी है उसके तहत क्या काम किया जाएगा? तो जो श्रमिक होते हैं, लेबर होती है, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से काम करें जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े और जो सामान की बर्बादी होती है उसको भी कम किया जा सके। तो दोस्तों अगर इन श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इससे होगा क्या कि जो मजदूर लोग हैं उनके आय में 8,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि एक वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है, और प्रशिक्षण के दौरान मजदूरी का जो नुकसान होगा उसके तहत सरकार 4200 रुपए भी मजदूरों को देगी। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत को। किसे दोस्तों? अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं और अब वो G20 के शेरपा बन गए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेरपा पीयूष गोयल की जगह यह पद दिया गया है। ठीक है, शेरपा जो होता है वो क्या काम करता है? दोस्तों शेरपा आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाने, बातचीत करने और कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। कौन? शेरपा। बात आई है यहाँ पर G20 की, तो G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। G20 जो है वो 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक इसे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। जिस देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है वहां इसका सचिवालय बन जाता है। दोस्तों G20 की सदस्यता में दुनिया की सबसे उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं? थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। भारत है, अर्जेंटीना है, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है। तो ये सभी शामिल हैं किसमें? G20 में। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों मैरीना ब्याजोव्स्का। क्या नाम है? मैरीना ब्याजोव्स्का। ठीक है, तो मैरीना ब्याजोव्स्का ने फील्ड्स मेडल जीता है। और फील्ड्स मेडल की अगर हम बात करें तो इसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। जो मैरीना ब्याजोव्स्का हैं वो यूक्रेन की एक गणितज्ञ हैं और वो फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवार्ड की घोषणा जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन के द्वारा की गई है। दोस्तों मैरीना ब्याजोव्स्का को गणित के क्षेत्र में एक सिद्धांत को प्रूव करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। मैरीना के साथ साथ 4 लोगों को भी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला हुआ है। बात करें अगर हम फील्ड्स मेडल की, तो फील्ड्स मेडल की शुरुआत इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन ने साल 1924 में की थी। फील्ड्स मेडल हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह मेडल दिया जाता है। सम्मान में दिए जाने वाले 14 कैरेट का गोल्ड मेडल दिया जाता है। 24 कैरेट का नहीं दोस्तों, 14 कैरेट का गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसके अलावा 15,000 कैनेडियन डॉलर कैश प्राइज दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों राइट टू हेल्थ का जो विधेयक है वो पारित किया गया है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, तो अशोक गहलोत की सरकार ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। दोस्तों ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है भारत का
और देश या राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए पहली बार राजस्थान की राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। यानी इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अब सरकार की हो गई है। ठीक है दोस्तों, हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी और इसका उद्देश्य जो है वो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। राजस्थान की बात आई है तो जयपुर इसकी कैपिटल है। अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है दोस्तों, कलराज मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई 1987 को जो दुनिया की जनसंख्या थी वो 5 अरब हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त करते हुए इसके बाद 11 जुलाई 1989 को बढ़ती आबादी को कम करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया गया था। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कुपोषित लोगों की जो संख्या है वो पिछले 15 सालों में यानी 2019 से 21 लेकर कितने मिलियन हो गई है? तो दोस्तों भारत में जो कुपोषित लोगों की जो संख्या है पिछले 15 वर्षों में वो कितनी हो गई है? घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कुपोषित लोगों की जो संख्या है वो पिछले 15 वर्षों यानी 2019 से 21 में घट करके 224.3 मिलियन हो गई है। दोस्तों द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल लेवल पर भूख से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 2021 में बढ़कर 828 मिलियन हो गई है। भारत में मोटापे से ग्रसित वयस्कों की जो संख्या है वो 2016 से बढ़कर 34.3 मिलियन हो गई है, जो 2012 में 25.2 मिलियन थी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? दूसरा है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तीसरा है दोस्तों किस मेडल को गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।